हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क नाइट्स। सारी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल डार्क नाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको मिलती रहें वीडियो से जुड़ी हुई सारी नई अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खौफ और तजस्सुस में लिपटी एक जिन की पुरस्कार कहानी, जाल पार्ट 3। अवेश को अजीब सी बेचैनी लग गई थी। अगर अवेश से ये बात चौकीदार ना करता तो उसके इल्म में भी ये बात ना आती कि वो किसी और को दिखाई नहीं देता है। जिस वक्त वो उससे बातें कर रहा होता था तो उसकी तरफ देखकर लोग शायद यही समझते होंगे कि ये पागल है। चौकीदार की इस बात का तो उसने कोई जवाब भी न दिया था और सोचता हुआ लिफ्ट का बटन दबा दिया था। वो उसे इस बात का जवाब भी क्या देता, इसका चुप रहना ही बेहतर था। रात का खाना भी अवेश ने उछलत और बेकरारी की कैफियत में खाया। अवेश की सूरत हाल को देखते हुए सभी ने पूछा कि इसकी तबीयत तो ठीक है और इसने ये कहकर सबको मुतमईन कर दिया कि आज कोई खास भूख नहीं है। अवेश की सोच एक ही जगह मुंजमद थी कि वो किसी और को दिखाई न देने वाला आखिर है कौन। अवेश सोचते हुए अपने कमरे में टहल रहा था। यकदम वो कमरे से बाहर निकल गया। उसका रुख निशिस्तगाह में विराजमान चचा जान की तरफ था। उस वक्त वो एक रिसाला हाथ में लिए बड़े इन्हमाक से पढ़ने में मसरूफ थे कि अवेश की आमद और उनके पास बैठने का भी पता नहीं चला। अवेश टेलीविज़न का रिमोट हाथ में लेकर मुख्तलिफ चैनल बदलता रहा। इस दौरान चचा जान ने एक बार आंखें उठाकर उसकी तरफ देख लिया और फिर पढ़ने में लग गए। कुछ देर के बाद उन्होंने रिसाला एक तरफ रखा और बोले, दिलचस्प मज़मून था। मैंने सोचा कि ख़त्म करके ही तुमसे बात करूँगा। मुझे भी लग रहा था चचा कि आप कोई दिलचस्प चीज़ ही पढ़ रहे हैं। टेलीविज़न भी बेकार चीज़ हो गई है। जितने चैनल्स बढ़ गए हैं इतना ही रिमोट का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। जिसके हाथ में रिमोट ना हो उसे टेलीविज़न देखने का मज़ा ही नहीं आता। सच्ची बात तो ये है कि टेलीविज़न से भी ज़्यादा अहम उसका रिमोट हो गया है। चचा जान कहते हुए हंसपे आदत मुस्कुरा रहे थे। आपको तो जिन भूतों वाली फिल्में अच्छी लगती होंगी ना? 100 में से कोई एक फिल्म अच्छी होती है बरखुरदार। वैसे चचा जान एक बात तो बताएं, ये जिन भूत चुड़ैले क्या वाकई इनका वजूद होता है? हाँ होता है, जिनका वजूद होता है बेटा, चचा जान ने इस्बात में सिर हिलाकर कहा। उनका पसंदीदा मौजूद छिड़ गया था। उनके चेहरे पर जोश दिखाई देने लगा। चचा, क्या जिन से किसी इंसान की दोस्ती हो सकती है? हाँ हो सकती है। जिस तरह से हम इंसानों में अच्छे बुरे इंसान होते हैं इसी तरह जिनों में अच्छे और शरीर जिन होते हैं। लेकिन जिन की किसी इंसान के साथ दोस्ती का होना बहुत कम ऐसा होता है। अब ये सोचने लगा कि मज़ीद चचा जान से दरियाफ्त करूं जो इसके साथ हो रहा है क्या वो उनके इल्म में ले आए। लेकिन फिर अवेश ने सोचा कि उसे अभी इस बात पर खामोशी ही रखनी चाहिए। जब तक वो इस बारे में पूरी तरह से मालूमात हासिल नहीं कर लेता कबल अज़ वक्त उसे इसके बारे में चचा जान से बात करने से इज्तिनाब ही करना चाहिए। अवेश जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? बैठो, मैं तुम्हें एक बहुत मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा। चचा जान ने अवेश का हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। वो मजबूरन चचा जान के पास बैठ गया। चचा जान अवेश को अपनी जवानी का वाक़या सुनाने लगे जब अचानक उनकी एक जिन के साथ सरे राह मुलाकात हो गई थी। वो एक एक बारीकी के साथ अपना वाक़या सुना रहे थे और इन बारीकियों की वजह से उनका वाक़या तवील हुए जा रहा था। अवेश की शहादतमंदी ऐसी कि वो वहाँ से उठ भी न सका और रात 12:30 बजे जब उनका वो वाक़या अपने इख्तिताम को पहुँचा तो उसे फिर उठने का मौका मिला और वो सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर में घुसते ही सो गया। नाश्ते के बाद अवेश अपने ऑफिस चला गया। दोपहर को प्रॉपर्टी डीलर का अवेश को फ़ोन आ गया। अवेश ने उसे बताया कि वो ठीक 7 बजे उसी फ्लैट में एडवांस की रकम लेकर पहुंच जाएगा। आप एग्रीमेंट का कागज़ लेते आइएगा। दरअसल अवेश एडवांस की रकम देने से कबल एक बार फिर फ्लैट को अच्छी तरह से देखना चाहता था। प्रॉपर्टी डीलर ने उसे ताकीद की कि वो ठीक 7 बजे तक आ जाए, उसे कहीं और भी जाना है। एनी का भी अवेश को 2 बार फ़ोन आ चुका था कि वो वक्त पर फ्लैट का एडवांस वगैरह देने चला जाए। एनी को अवेश से भी ज़्यादा फिक्र थी। ऑफिस टाइम ख़त्म होते ही अवेश तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल की तरफ चल पड़ा। 6:30 बजे का वक्त था। कुछ देर के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा उस फ्लैट की तरफ जा रहा था। एडवांस की रकम उसके कोट के अंदर वाली जेब में थी। अचानक वो मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाने पर मजबूर हो गया क्योंकि वो पुरस्कार शख्स सड़क के किनारे उसी हुलिये में हाथ के इशारे से उसे रोक रहा था। अवेश ने उसके पास ही ब्रेक लगा दी। मैंने कहा था कि वो फ्लैट मत लो, वो एकदम बोला। तुम मेरे सिवा किसी और को भी दिखाई देते हो क्या? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई देता हूँ।
क्या तुम कोई जिन हो? तुम उस फ्लैट की तरफ मत जाओ, उसने अवेश की बात को नज़रअंदाज करके कहा। मैं जाऊंगा, तुम फंस जाओगे। पर वो कैसे? क्योंकि वहाँ फ्लैट में एक लाश तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। अवेश उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। लाश का सुनकर वो अंदर से डर गया। एक सनसनी उसके जिस्म में दौड़ गई। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो खाली फ्लैट है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, इसीलिए ये झूठ बोल रहा है। और फिर प्रॉपर्टी डीलर इससे पहले वहाँ मौजूद होगा, इसीलिए इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं है। अवेश ने मोटरसाइकिल का गियर लगाया और चलने के लिए तैयार हो गया। अफसोस कि तुमने अभी तक मुझे अपना दोस्त नहीं माना। ठीक है, बाद में मुलाकात होगी। उसका चेहरा अवेश की बात सुनकर मतानत में नहा गया। अवेश आगे बढ़ गया। वो उसकी बात पे यकीन इसलिए करने के लिए तैयार नहीं था कि वो उसे अपनी हकीकत नहीं बता रहा था और उसे आजमाने का मज़ीद मौका भी मिल रहा था। अवेश की दानिश में ये बात भी थी कि इस बार उसका इनकार सुनकर वो उसे अपने बारे में बताने पर मजबूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अवेश उस बिल्डिंग में पहुंचा तो रात के 7:15 बज चुके थे। अवेश सीढ़ियों के जरिए से दूसरी मंजिल पर पहुंचा क्योंकि लिफ्ट के दरवाजे पर एक पर्ची चिपका थी जिस पर लिखा था कि लिफ्ट खराब है। जो फ्लैट वो किराए पर लेना चाहता था, उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसने जो ही हैंडल पर हाथ रखा, दरवाज़ा खुला हुआ था। इसका मतलब था कि प्रॉपर्टी डीलर अंदर मौजूद है। अवेश को अंदर जाने के लिए दरवाजे पर दस्तक देने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो खाली फ्लैट था। वो बिना तरद्दुद अंदर जा सकता था। जो ही अवेश ने अंदर कदम रखा, उसे एक रोबदार आवाज़ सुनाई दी और वो चौंक कर रुक गया। तेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं, हमारी किसी भी बात पर तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुझे कितनी बार फ़ोन किए, पैगाम भेजे और तुम हो कि कोई लिफ्ट ही नहीं। मैं तुम लोगों की अब मज़ीद ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी डीलर की आवाज़ थी। इसका नतीजा क्या हो सकता है जानते हो? एक और गर्जदार आवाज़ आई और दूसरा फ्लैट खाली होने की वजह से आवाज़ गूंज भी रही थी। अवेश ये जानने के लिए कि ये कौन लोग हैं, आगे बढ़ा और ड्राइंग रूम में चला गया। वहाँ एक खिड़की थी जो टीवी लाउंज की तरफ खुलती थी। उसे लग रहा था कि वो टीवी लाउंज में थे। अवेश ने खिड़की का थोड़ा सा पट खोलकर बाहर देखा। टीवी लाउंज में खतरनाक शक्लो सूरत वाले 3 अफराद खड़े थे और उनके सामने प्रॉपर्टी डीलर खड़ा था। घबराहट उसके चेहरे से आया थी। अब मैं तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैं बहुत पैसा दे चुका हूँ तुम लोगों को, प्रॉपर्टी डीलर ने दो टोक कहा। नहीं दोगे तो फिर तुम किस काम के? हम तो उसे रखते हैं जो हमारे काम का हो, वो आदमी गुस्से से बोला। बेहतर है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, प्रॉपर्टी डीलर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। और कोशिश करना कि आइंदा तुम मुझसे कोई राब्ता ना करो। अब के उस आदमी ने अपने साथियों की तरफ देखा। चलो भाई साहब, चलने के लिए कह रहे हैं। वो तीनों जाने के लिए जो ही दरवाजे की तरफ बढ़े, एकदम बर्क रफ्तारी से वो आदमी घूमा और हाथ में पकड़े लंबे फल वाले चाकू को प्रॉपर्टी डीलर के सीने में उतार दिया। एकदम खून का फव्वारा चल पड़ा। ये देखते ही अवेश की चीख निकलते निकलते रह गई। प्रॉपर्टी डीलर गिर गया और तड़पने लगा। खून से सारा फर्श भर गया। वो कुछ देर उसे देखते रहे और जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर साकित हुआ, वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। अवेश कमरे में डरा और सहमा हुआ खड़ा था। उसे डर था कि कहीं वो इस कमरे में ना आ जाए, वरना वो भी पकड़ा जा सकता था और वो इसे किसी कीमत फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो इस कत्ल का चश्मदीद गवाह था। लेकिन वो फ्लैट से बाहर निकल गए। जब अवेश को तसल्ली हो गई कि वो फ्लैट से चले गए, तो वो कमरे से बाहर निकला और पहले प्रॉपर्टी डीलर को देखा। उसकी खून में लथपथ लाश फर्श पर पड़ी थी। वो दहशतनाक निगाहों से उसे देख रहा था और अवेश को उस पुरस्कार शख्स की बात भी याद आ रही थी जब उसने उसे इस फ्लैट को लेने से मना किया था और उसने ये भी बताया था कि यहाँ एक लाश मिलेगी और तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। जब उसकी मुसीबत खड़ी हो जाने वाली बात अवेश को याद आई तो उसने इस जगह से फ़ौरन निकल जाने के बारे में सोचा। फिर तेज़ी से बाहर जाने के लिए भागा। जो ही दरवाज़ा खोलने के लिए उसने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा लॉक था। वो बाहर से दरवाज़ा लॉक कर गए थे। अवेश ने 2-3 बार हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। इसका मतलब था कि वो भी प्रॉपर्टी डीलर की लाश के साथ ही फ्लैट में बंद हो गया था। अवेश परेशान हो गया और सोचने लगा कि वो पुरस्कार शख्स ठीक कह रहा था कि वो फंस सकता है, और अवेश वाकई फंस गया था। इस फ्लैट में लाश भी थी और वो भी फंसा हुआ था। उस पुरस्कार शख्स की ये बात भी बिल्कुल सच्ची साबित हो गई थी।
फ्लैट से बाहर निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। आने जाने के लिए जो दरवाज़ा था वो बाहर से लॉक कर गए थे। ऐसे लोग गुमनाम कॉल के ज़रिए से पुलिस को भी इत्तला कर देते हैं कि फ़ला जगह लाश पड़ी हुई है, और अवैस को ये खौफ भी खाने लगा था कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया होगा तो लाश के पास इस वक्त वही है जिससे उसे कत्ल किया गया है। वो हथियार भी इसके सीने में पेवस्त था। प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर उसका बचना मुहाल होगा। अवैस किसी को अपनी मदद के लिए पुकार भी नहीं सकता था। वो सोचने लगा कि क्या करूं और यहाँ से चुपचाप कैसे निकलूं कि किसी को कानों कान खबर भी ना हो। अवैस मुस्तरिब इधर उधर देख रहा था और फिर वो बेडरूम में चला गया। एक छोटा दरवाज़ा बालकनी की तरफ खुलता था। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। वो उस बिल्डिंग का अकब वाला हिस्सा था। सामने सड़क और उसके साथ ऑटो मार्केट थी। मोटरसाइकिल वगैरह के स्पेयर पार्ट्स की दुकानों की वो बड़ी मार्केट थी, जहाँ मोटरसाइकिल वगैरह ठीक करने का काम भी रात गए तक होता रहता था। उस मार्केट के पीछे मेन सड़क दिखाई दे रही थी, जहाँ कारें और हैवी ट्रैफिक का गुजर होता था। वो एक मसरूफ़ शाहरा थी। अवैस बालकनी में चला गया। बालकनी में क्योंकि अंधेरा था इसीलिए उसे कोई भी एक ह्योले की शक्ल में ही दूर से देख सकता था। उस बालकनी के नीचे 12 फुट के फासले पर एक और ऐसी बालकनी थी, बल्कि हर फ्लैट का नक्शा एक जैसा ही था। हर फ्लैट के उस तरफ ऐसी ही बालकनी दिखाई दे रही थी। अवैस को इस जगह से फरार होना था, इस जगह रुकना उसके लिए खतरा था। उसने जायज़ा लिया। बालकनी के साथ नीचे की तरफ बाथरूम का पाइप जा रहा था। अवैस ने सोचा कि इस पाइप के ज़रिए से वो नीचे वाली बालकनी में जा सकता है। इस फ्लैट से ही वो बाहर निकल सकता है। बेशक ये बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन उसे चुस्ती का मुजाहरा करते हुए यहाँ से फरार होना था, और कुछ भी था उसे हर कीमत पर हिम्मत करनी थी। अवैस ने एक बार फिर इर्द गिर्द देखा और पाइप का जायज़ा लिया। फिर अल्लाह का नाम लेकर पाइप के ज़रिए उस बालकनी से नीचे दूसरी बालकनी तक जाने की कोशिश करने लगा। उसकी ज़रा सी गलती या पाइप का अपनी जगह से उखड़ जाना उसकी जान ले सकता था, क्योंकि वो इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर ये कारनामा अपनी जान बचाने के लिए सरअंजाम दे रहा था। अवैस एहतियात से नीचे की तरफ जाता रहा। वो बहुत संभल कर उतर रहा था। उसके पैर नीचे वाले फ्लैट की बालकनी की ग्रिल को जा लगे, और जूं ही उस बालकनी में उतरा यकदम चौंक पड़ा। वहाँ एक 7-8 साल का बच्चा उसे इस बालकनी में आता हैरत से मुंह खोले उसकी जानिब देख रहा था। अवैस ने जल्दी से कमरे की तरफ खुलने वाले दरवाजे को थोड़ा सा अंदर कर खोल दिया और झांका। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो तेजी से उस बच्चे की हैरत को नज़रअंदाज करके अंदर चला गया। उस फ्लैट का नक्शा भी इस फ्लैट जैसा ही था, इसीलिए उसे दरवाजे तक जाने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। किचन में प्रेशर कुकर के चलने की आवाज़ आ रही थी। टीवी लाउंज में 2 छोटे बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे, जिन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। टेलीविज़न चल रहा था। वो भागता हुआ जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, उसके अकब से बच्चे की घबराई हुई आवाज़ आई, मम्मा। अवैस ने घूमकर पीछे की तरफ देखा तो वो बच्चा उसी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी माँ ने किचन से आवाज़ दी, 1 मिनट बेटा, आटा गूंद कर आ रही हूँ। अवैस ने दरवाजे का लॉक खोला और बाहर निकल गया। बाहर कोई भी नहीं था। वो इत्मीनान से चलता हुआ सीढ़ी की तरफ चला गया। वो अपने चेहरे से हर तरह की घबराहट और खौफ की लिबादे को एक तरफ हटाते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो आसानी से नीचे फ्लैट तक भी आ गया, और फ्लैट से बाहर तक जाने में भी उसे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मोटरसाइकिल पर सवार होते ही अवैस ने पीछे देखना भी गवारा नहीं किया और तेज़ी से उस इलाके से निकल गया। कुछ आगे जाकर उसने प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में फ़ोन किया। कुछ देर के बाद उसके बेटे ने फ़ोन उठाया तो अवैस ने पहले प्रॉपर्टी डीलर के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो उस फ्लैट में गए हुए हैं। आप उन्हें इत्तला कर दें कि मैं आज नहीं आ सकता, मुझे दफ्तर में ही देर हो गई है, मैं कल राब्ता करूँगा। तकलीफ़ के लिए माजरत। अवैस ने माजरत ख्वाह लहजे में कहा और फ़ोन बंद करके मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली। उस रात अवैस ठीक से सो भी नहीं सका। अपने कमरे में जाकर पहले उसने एनी को फ़ोन करके ये इत्तला दी कि आज वो काम की ज़्यादती की वजह से प्रॉपर्टी डीलर की तरफ नहीं जा सका, इसीलिए आज कोई बात नहीं हो सकी। एनी ने उसकी बात सुनकर पहले उसके ऑफिस में काम के अंबार को कोसा, फिर उसे ताकीद की कि बेशक कल काम से छुट्टी करनी पड़े, फ्लैट का काम ख़त्म करके ही छोड़ना। अवैस ने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा। वो एनी को असल बात नहीं बताना चाहता था, वरना वो परेशान हो जाती। इसके बाद अवैस को बार बार कत्ल का वो वाक़या और उस पुरस्कार शख्स की कही हुई बात याद आती। ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी इंसानी जान को अपनी निगाहों के सामने कत्ल होते देखा था। वो खौफजदा भी था कि उसे किसी ने देख न लिया हो और वो वाकई किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इन्हीं ख्यालों में, सोचों में वो करवटें बदलते हुए रात गुजारने लगा। सुबह भी अवैस बिस्तर पर ही था और उठने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे ख्याल आया कि आज का अखबार देखा जाए।
शायद उसमें प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल की खबर शाया हुई हो। वो कमरे से बाहर निकला तो चचा जान हस्बे मामूल अखबार पढ़ने में मशगूल थे। अवेश को देखकर उन्होंने अखबार का पहला सफ़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो भाई पढ़ लो। आप पढ़े चचा? अवेश ने कहा, क्योंकि वो महसूस कराना चाहता था कि वो अखबार पढ़ने की गर्ज से यहाँ नहीं आया। अरे तुम ये सफ़ा पढ़ो, तब तक मैं अदारती सफ़ा पढ़ लेता हूँ। वैसे भी किसी भी अखबार की सारी जान उसके अदारती सफ़े में होती है। यूँ समझ लो मेरे हाथ में इस वक्त अखबार की जान है। अवेश चचा जान की बात सुनकर मुस्कुराया। अखबार का पहला सफ़ा लेकर वो मतलाशी निगाहों से प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल के बारे में खबर देखने लगा। उसे वो खबर अखबार के दूसरे सफ़े पर नज़र आ गई। अवेश जल्दी से उस खबर को पढ़ने लगा। शहर के मारूफ प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल के बारे में खबर ज़्यादा तफसील से नहीं लिखी हुई थी। पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बयां किया गया था और कत्ल की इत्तला किसी गुमनाम टेलीफोन कॉल ने दी थी। इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं लिखी थी। अवेश ने अखबार एक तरफ रख दिया। उठते ही उसने यकदम रुककर चचा जान से पूछा, चचा जान एक बात तो बताएं। हाँ पूछो पूछो। क्या वाकई भूत और जिन होते हैं? ये सवाल तो तुमने पहले भी पूछा था ना। मेरा मतलब है कि जिन इंसान की तरह के होते हैं। हाँ, उनके पास ताकत होती है कि वो कोई भी रूप धार सकते हैं। क्या बात है, आजकल किसी जिन से मुलाकात तो नहीं हो रही? अरे नहीं चचा जान, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वैसे चचा जान, हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जिन खड़ा है? इस बारे में कोई आम आदमी नहीं जान सकता, ये आलिम लोग ही जान सकते हैं, ये उन्हीं का काम है। ठीक है चचा जान, शाम को बात होगी। अभी मुझे जाने के लिए तैयार भी होना है। शाम को जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें कुछ और भी बताऊंगा। अवेश ने अपनी घड़ी पर वक्त देखा। हाँ क्यों नहीं चचा जान, शाम को बात करते हैं। फिर वो तैयार होने अपने कमरे में चला गया। इस वाक़ये के बाद अवेश चाहता था कि वो पुरस्कार शख्स उसे जल्द से जल्द मिले ताकि वो उसकी दोस्ती भी कबूल कर ले और उसके बारे में जानने की कोशिश भी करे। लेकिन सारा दिन गुजर जाने के बावजूद वो पुरस्कार शख्स या जिन, वो जो कोई भी था, उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया और ना ही उसने सामने आकर पहले की तरह उसका रास्ता रोका। वो जो कुछ भी कहता था सब ठीक ही होता था। उसकी कहीं एक बात भी गलत साबित नहीं होती थी। वो किसी को दिखाई नहीं देता था। ये बात तो तय थी कि वो कोई इंसान नहीं था और ना ही कोई बहरूपिया था। वो तो कोई और ही मखलूक थी। अवेश उससे मिलने के लिए मुस्तरब हो गया। एनी का फ़ोन आया तो उसने सबसे पहले यही सवाल किया कि क्या वो फ्लैट ले लिया है या नहीं। नहीं, बात तय नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? कुछ शर्तें सख्त हो गई थीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो फिर अवेश अब क्या होगा? अरे मैं एक और फ्लैट देखने के लिए जा रहा हूँ, जैसे ही कोई बात बनी तुम्हें फ़ोन करता हूँ। अवेश ने उसे उम्मीद की डोर से अलग नहीं होने दिया। वो जानता था कि एनी अब उदास हो गई है। 2 हफ्तों से वो भी वीकेंड पर घर नहीं जा सका था। एनी से बात होने के बाद वो देर तक कभी एनी तो कभी उस पुरस्कार शख्स के बारे में सोचता रहा। मोबाइल की मुसलसल बैल ने अवेश को नींद से जगा दिया। अवेश ने खुमार में डूबी आंखों से तपाई पर रखे मोबाइल की तरफ देखा, जो उसे कमरे की 0 पावर के रोशन बल्ब में धुंधला सा दिखाई दे रहा था, और अपना हाथ बढ़ाकर उसने मोबाइल उठा लिया। मोबाइल को ऑन करने के लिए उसने बटन दबाया, लेकिन बेल मुसलसल हो रही थी। गहरी खामोशी में होने वाली बेल की आवाज़ तेज तलवार की मानित थी। उसने उठकर अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को देखा। उस मोबाइल पर बेल नहीं हो रही थी। उसे हैरत हुई कि फिर बेल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अवेश की निगाह दीवार में नस्ब लकड़ी के रैक पर गई। वहाँ उसका एक और मोबाइल पड़ा हुआ था। बेल उस मोबाइल की हो रही थी। वो तेज़ी से उस मोबाइल की तरफ बढ़ा और उसे उठाते ही ऑन किया और कान से लगाकर कुछ कहने ही वाला था कि दूसरी तरफ से आवाज़ आई, फ़ोन उठाने में इतनी देर? अवेश चौंक पड़ा। वो उसी पुरस्कार आदमी की आवाज़ थी जिसका वही मखसूस लहजा था। उसने कहा, तुम? मैंने सोचा इस बार सामने जाने की बजाय फ़ोन पर बात करते हैं। कहाँ हो तुम? यहीं पास हूँ, तुम अभी आ जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। कितनी देर में आ सकते हो? तुम कहाँ हो इस वक्त? अवेश ने दीवार पर लगी घड़ी पर वक्त देखने की कोशिश की, जो कि बल्ब की मध्यम रोशनी में उसे साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इस वक्त क्या है? अंधेरा ज़रूर है, लेकिन एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। चहल पहल शुरू हो चुकी है। बाहर निकल कर तो देखो। तुम ऐसा करो, मोबाइल को कान से लगाए लगाए मेरी बातें सुनते हुए इस इमारत से बाहर निकल आओ और देखो। अवेश ने जल्दी से घड़ी के पास जाकर वक्त देखा और एक हाथ में जैकेट पकड़ी और कमरे से बाहर निकल आया।
वो भी उस पुरस्कार आदमी से मिलना चाहता था, बहुत कुछ जानना चाहता था। इसीलिए उसकी बात पर अमल करने में उसने किसी तगव्वुर से काम लेने की कोशिश नहीं की। लिफ्ट में खड़े खड़े अवेश ने जैकेट पहनी, उसे मोबाइल फ़ोन पर सुबह सवेरे की ठंडी और हल्की हल्की हवा और उसके एहसास के बारे में बताने लगा। जब वो इमारत के गेट की तरफ भागने के अंदाज में जा रहा था तो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी तरफ हैरत से देखा। अभी सूरज नहीं निकला था और अंधेरे की चादर होले होले सिरक रही थी। अवेश यूं ही इमारत के गेट से बाहर निकला, उस पुरस्कार शख्स का मौजू बदल गया जो सुबह के वक्त की मंजरकशी कर रहा था। वो अचानक बोला, मिस्टर अवेश, तुम्हारे ब्लॉक में एक पार्क है, मैं वहाँ हूँ, फ़ोन बंद कर रहा हूँ, तुम भागकर मेरे पास पहुँचो। तुम्हारे पास 27 सेकंड्स हैं, लेट हो गए तो मुलाकात नहीं होगी, भागो। अवेश ने फ़ोन बंद किया और सरपट भागना शुरू कर दिया। पार्क ज़्यादा दूर नहीं था। जब वो पार्क के मेन गेट पर पहुंचा तो वो सामने सीमेंट के बने बेंच पर विराजमान था। उसका रुख पार्क के मेन गेट की तरफ था। उसने वहीं अपना मखसूस लिबास पहना हुआ था। तिनकों का बना हेड उसके सर पर जमा हुआ था, होठों पर वही मखसूस सी मुस्कुराहट। वो तेज़ी से जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। 25 सेकंड्स के बाद तुम आए हो, 2 सेकंड्स पहले, मेरे बराबर में बैठ जाओ। अवेश ने उसकी बात पर भी अमल किया। सीमेंट के बने बेंच के दूसरे कोने पर बैठ गया। उन दोनों के दरमियान बाकी बेंच की जगह खाली थी। कैसा लगा सुबह सुबह आना? अच्छा लगा, पर क्यों बुलाया है तुमने मुझे? अरे तुम्हें कोई भी बात जानने की बहुत जल्दी होती है। इससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी मुझे ये जानने की है कि तुम कौन हो और तुम्हारी असलियत क्या है। एक वादा करो। क्या वादा करूं? मेरे बारे में तुम जो भी जानोगे अपने तक ही रखोगे और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताओगे। मेरा राज तुम किसी को भी नहीं बताओगे। लेकिन मैं अपनी बीवी से कोई बात नहीं छुपाता। वक्त आएगा तो तुम उसे बता देना, लेकिन तुम उससे भी मेरे बारे में छुपा कर रखोगे। मेरा ताल्लुक तुम्हारी दुनिया से नहीं है। मैं इंसान नहीं हूँ। बहुत कुछ मेरे इख्तियार में है और बहुत से कामों में मैं बेइख्तियार हूँ। मुझे एक दोस्त की ज़रूरत थी, तुम मुझे मिल गए। तुम इंसान नहीं हो। नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ। जिन हो, भूत हो, तुम कोई भी नाम दे सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे जो भी कहकर पुकारना चाहो पुकार लो, वही मेरा नाम होगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं। दोस्त होने का दावा भी करते हो और बातें भी छुपाते हो। जितना मैं बता सकता था वो मैंने बता दिया, और जो मैं नहीं बता सकता वो मैं नहीं बताता। अच्छा ये बताओ कि तुमको कैसे पता चल जाता है कि अब कुछ होने वाला है? मेरी ताकत का बहुत सा हिस्सा सल्ब हो चुका है और ताकत का कुछ हिस्सा मेरे पास है। एक खास वक्त के हद में मैं जान सकता हूँ कि अब क्या होने वाला है, क्या होगा, जो कि तुम्हें मैं बता देता हूँ। तो तुम्हारी ताकत किसने सल्ब की है? बहुत सी बातें मैं तुम्हें अपनी मजबूरी की वजह से नहीं बता सकता। बहुत कुछ तुम्हें वक्त के साथ साथ पता चलता रहेगा। बस ये बात जहन में रखो कि मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा वो सच होगा। तुम बहुत कुछ रोक सकते हो, बस हिम्मत की ज़रूरत है तुम्हें, और तुम एक बाहिम्मत नौजवान हो। इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की है, वरना इस शहर में और भी हैं जिनसे मैं दोस्ती कर सकता था। अब क्या होने वाला है? अवेश ने अचानक सवाल किया। मैं ये नहीं बता सकता, मैं इतना बाइख्तियार नहीं हूँ। जिस चीज़ का मुझे पता चलेगा उससे मैं तुम्हें आगाह कर दिया करूँगा। तुम मेरा जिक्र अपनी बीवी से अभी नहीं करोगे। तुम्हारी तरक्की हो रही है। कंपनी की तरफ से रिहाइश के लिए तुम्हें एक फ्लैट मिल रहा है। क्या? मेरी तरक्की हो रही है? हाँ, तुम्हारी तरक्की हो रही है। ये नाकाबिले यकीन है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन ये सच है। तुम मजाक कर रहे हो ना? कंपनी की तरफ से तुम्हें जो फ्लैट मिलेगा वो जिस बिल्डिंग में है उस प्लॉट का नंबर 27 है। दूसरी मंजिल का 7वां फ्लैट, और उस फ्लैट का नंबर है 27। इस बार अवेश को हैरत हुई, और हैरत की वजह थी वो 27 का हिंसा जो बार बार आ रहा था। प्लॉट नंबर 27, दूसरी मंजिल का 7वां फ्लैट, यानी कि 2 और 7, और जो फ्लैट उसे मिल रहा है उसका नंबर है 27। तुम्हारी ज़िंदगी में 27 के हिस्से की बहुत अहमियत है। उसने ये कहकर अवेश को मज़ीद हैरान होने पर मजबूर कर दिया। 27 का हिंसा? हाँ, जैसे तुमने कंपनी में 27 तारीख को इंटरव्यू दिया था, 27 तारीख को तुम्हें नौकरी मिलने का लेटर मिला, तुम्हारी शादी 27 तारीख को हुई, तुम्हारी तारीख पैदाइश 27 है। उसके बताने पर अवेश को पहली बार एहसास हुआ कि 27 तारीख उसके साथ किस कदर मुंसलिक है, और उसकी अहमियत भी उजागर होकर सामने आई। अवेश ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी।
जाओ और अपनी तरक्की का मज़ा लो। वो कहकर उठा और एक तरफ चल पड़ा। अवेश तेज़ी से उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उसके आसपास वहाँ लोग मौजूद थे और वो नहीं चाहता था कि उनके सामने वो अकेला बातें करता हुआ पागल दिखाई दे। पार्क के जंगले के साथ वो लगकर खड़ा हो गया तो अवेश उससे बात कर सकता था। हाँ, क्या बात है? क्या मैं तुम्हें जब चाहूँ बुला सकता हूँ? नहीं, जब मैं चाहूँगा तभी तुम्हारे पास आऊँगा। और तुम्हारा नाम क्या है? जो तुम चाहो कहकर बुला लो। मसलन जो भी। अरे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। अचानक आते हो, अचानक चले जाते हो, अचानक कुछ भी कह देते हो। तुम अपनी मर्जी के राजा हो। मैं तुम्हारा नाम क्या तजवीज़ कर सकता हूँ? मेरा नाम शमक है। शमक? ये क्या नाम हुआ? इसीलिए तो कहा था तुम मुझे जो भी नाम देना चाहो दे दो। तुम मुझे इस नाम से पुकार सकते हो। फिर हाथ मिलाओ, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती पक्की। अवेश ने उसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। वो उससे कई बार मिल चुका था, आज उसने अपनी हकीकत उस पर मुनकशिफ कर दी थी। अवेश को खौफ भी महसूस हुआ, लेकिन वो जल्द ही उसकी बातों से मासूम हो गया। वक्त आया तो तुमसे गले मिलूंगा। शमक मुस्कुराया और उसने अवेश से मुसाफा नहीं किया। अवेश ने बढ़ा हुआ हाथ हटा लिया। वो बोला, एक बात याद रखना, जिस मोबाइल पर मैंने तुमसे राब्ता किया था इसे हमेशा अपने पास रखना। मेरा तुमसे इसी फ़ोन पर राब्ता होगा। वो देखो। उसने दाएं तरफ इशारा किया और अवेश की गर्दन उस जानिब घूम गई। वहाँ कोई खास बात नहीं थी। जो ही उसने दोबारा उसकी तरफ देखा, अब वो पुरस्कार शख्स उस जगह मौजूद नहीं था। वो उसकी निगाहों से गायब हो चुका था।